आदरणीय सरोज दीदी, प्रोफेसर सरोज गुप्ता मैडम, यहाँ उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप भारतीयता, भारतीय दृष्टि, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, ये जब भी आप इन शब्दों का उपयोग करेंगे, जब भी आप बोलेंगे भारतीय संस्कृति, आप बोलेंगे भारतीयता, भारतीयता क्या है, भारतीय दृष्टि क्या है, तो उसके मूल में जब भी वो बात होगी तो कहीं ना कहीं उसके मूल में आपको कला के दर्शन होंगे। क्योंकि जो कला है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप ये जानिए कि कला क्या है। जैसे लोग बोलते हैं ये आर्ट है, ये आर्टिस्टिक पीस है, तो कला क्या है आप बता सकते हैं? कला किसको कहते हैं? अब दूसरा प्रश्न है कि कला और क्राफ्ट, मतलब कला मतलब आर्ट और कौशल मतलब क्राफ्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? आर्ट कई तरह, कला कई तरह की है। जब आप जैसे उसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे रूपंकर कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, तो कई तरह की कलाएं हैं। तो कला क्या है? सबसे पहले आप ये बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज कला हो जाती है और कौन सी चीज क्राफ्ट हो जाती है। बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है? कला हम किसको कहते हैं, आर्ट किसको कहते हैं? जबकि हम रोज बोलते हैं अरे ये तो बड़े आर्टिस्टिक पीस है, ये तो बड़ा आर्ट, लेकिन उसकी क्या डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, उसको समझना इस तरीके से है। जब आप कला की बात करते हैं तो कला का मतलब यह है कि कोई एक यूनिक चीज, एक ऐसी कृति जिसमें रचनात्मकता, सृजनात्मकता के साथ उसको उकेरा गया है, उसको बनाया गया है, उसे रचा गया है। और क्राफ्ट जो एक कौशल है, स्किल है। हमने एक टोकरी बनाना सीख लिया, एक टोकरी बनाई, उस टोकरी को बना, उससे हमने हजारों टोकरियां बना दी। हमने एक कौशल, जिसको हम बोलते हैं स्किल, हमने एक स्किल सीखा और हमने उससे फैक्ट्री बना दी, उससे हमने फैक्ट्री उत्पादन बना दिया। कला का उत्पादन नहीं होता। आर्टिस्टिक जो पीस होता है वो हजारों लाखों करोड़ों में नहीं बनता, वो हजारों लाखों करोड़ों में एक होता है। ये अंतर होता है कला। जैसे कोई भी, चाहे आप संगीत ले लें, जैसे जो मुझे विषय दिया है आप लोगों से चर्चा करने के लिए, संगीत। अब ये बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग, कौन ऐसा आदमी है जो संगीत नहीं जानता या नहीं सुनता? वो हाथ ऊपर करे। हम लोग रोज सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, लेकिन हम जो संगीत सुनते हैं वो कौन सा संगीत सुनते हैं? बताइए आप लोग क्या सुनते हैं? हाँ, क्या सुनते हो आप? हाँ, बॉलीवुड सुनते हैं। और क्या सुनते हैं? गजल। और सुगम संगीत है वो, सुगम संगीत। हाँ, सुगम संगीत सुनते हैं हम। सुगम संगीत, आप लोक संगीत सुनते हैं, सुगम संगीत सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्लासिकल म्यूजिक, एक शब्द और आया, क्लासिकल, शास्त्रीय। आप जानते हैं शास्त्रीय शब्द क्या होता है? हम कहते हैं ना ये शास्त्रीय संगीत चल रहा है। ये जो लोग यहाँ पे जी म्यूजिक डिपार्टमेंट होगा, यदि है यहाँ पर, नहीं है,
यदि आप देखेंगे और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में म्यूजिक संगीत विभाग होता है, तो संगीत विभाग में किस तरह की पढ़ाई होती है? वहाँ फिल्म संगीत नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ शास्त्रीय संगीत पढ़ाया जाता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि जो संगीत है वो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, और जहां जहां ब्रह्मांड में जीवन है, वहां जहां भी संगीत है, वहां संगीत जो है वो सिर्फ 7 स्वर से मिलकर बनता है। सारे गामा पाधा निसा, षडज ऋषभ गांधार धैवत निषाद पंचम धैवत निषाद। ये जो संगीत है वो 7 स्वरों से बना। चाहे आप बॉलीवुड का संगीत ले लें, चाहे आप गजल गा लें, चाहे आप लोक संगीत गाएं, कुछ भी गाएं, उनके मूल में क्या है? 7 स्वर। जो संगीत है, जितना भी संगीत पूरी दुनिया में आपको मिलेगा, वो सिर्फ 7 स्वरों से मिलकर बना है। अब हम ये कहें कि जो कला है, जैसे संगीत है, संगीत में जो गाना बनाया जाता है, जैसे जो लोग धुन बनाते हैं, जो लोग उसके शब्द रचना, जो उसके शब्द लिखते हैं, गीत लिखते हैं, वह कला है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक आदमी करोड़ों गाने लिख दे, वो कुछ गाने ही लिख पाता है। जैसे आप कविता लिखते हैं, तो कविता आप सृजन करते हैं, कविता की कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती कि एक आदमी आया उसने 1 लाख कविताएं बना दी, तो इसलिए उसको कला कहा गया। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि कौशल मतलब स्किल में और आर्ट में क्या अंतर है। संगीत की यदि हम बात करें तो संगीत एक कला है, नाट्य एक कला है, अभिनय एक कला है, चित्रांकन करना एक कला है। देखिए, चित्रांकन जब आप करेंगे तो किसी चित्र को देखकर हूबहू बना देना कला नहीं है, लेकिन अपने मन से कोई चित्र बनाना, अपनी कल्पना से कोई चित्र बनाना, वो कला है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ये दृष्टि है आपके अंदर। जो ये मैडम ने बताया कि ये कोर्स चल रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो आपके अंदर वो दृष्टि पैदा करना है, वो एक विजन आपके दिमाग में इन दिनों में ये सब पढ़ते हुए आ जाना चाहिए कि हमें चीजों को किस दृष्टि से देखना है, हमें कलाओं को किस दृष्टि से देखना है, हमें संगीत को किस दृष्टि से देखना है। जैसे आपने कहा बॉलीवुड सॉन्ग, तो संगीत का जो सबसे निम्नतम उदाहरण है वो बॉलीवुड सॉन्ग है। देखिए, जब संगीत की आप बात करेंगे तो संगीत के अंदर बिना ध्वनि के क्या संगीत हो सकता है? मतलब आप साउंड की बात करें तो जो पूरी दुनिया में संगीत है या जो ध्वनि है, उसके 2 स्तर हैं। सबसे उच्चतम स्तर क्या है ध्वनि का? मंत्र, प्रार्थना। प्रार्थना ध्वनि का, संगीत का सबसे उच्चतम स्तर है। मंत्र, जिसको हम मंत्र बोलते हैं, वो सबसे उच्चतम है, और जो हम गाली देते हैं वो सबसे निम्नतम स्तर है। इस दो जो ये चीजें हैं, एक बॉटम और एक सबसे ऊपर, इन दोनों के बीच में ध्वनिया, संगीत, वाणी, ये सब रहता है। अब बात यह आती है कि जब आप संगीत की बात करेंगे तो संगीत आया कहां से? अब आप यदि पश्चिमी मतों पर जाएंगे तो आपको संगीत की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे कि यहाँ से संगीत आया, यहाँ से 7 स्वरों की रचना हुई। लेकिन यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो संगीत जो है वो सामवेद से आया। सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है, सामगान से संगीत की उत्पत्ति हुई है। मतलब हम जब वैदिक काल में थे, जब 4 वेदों की रचनाएं हुई, उस समय सामवेद से संगीत की उत्पत्ति, जो अत्यंत प्राचीन है। वेदों का काल क्या है आपको मालूम होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। ऋग्वेद का काल क्या है? ऋग्वेद कितनी दुनिया की सबसे पुरानी रचना उसको कहा जाता है। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय दृष्टि की हम बात करें तो भारतीय दृष्टि
बहुमुखी थी। वो अकेले जीवन के एक पक्ष पर नहीं थी, वो केवल आध्यात्मिक नहीं थी, वो केवल सामाजिक नहीं थी, वो केवल आर्थिक नहीं थी, वो केवल राजनीतिक नहीं थी। जो हमारी दृष्टि थी उस समय, जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी जो चीजें आई, इनमें सभी विधाएं मिलेंगी आपको। संगीत भी मिलेगा, कला भी मिलेगी, मूर्ति कला भी मिलेगी, चित्रकला भी मिलेगी, और तो और ज्यामिति, आपको विज्ञान मिलेगा, पूरा विज्ञान, पूरा गणित, ये सब वेदों में है, ये सब उपनिषद में है। हमने उसको उस तरीके से कभी देखने की कोशिश नहीं की। अब ये भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि हम उसको उस दृष्टि से पुनः देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारी सरकार है वो बधाई की पात्र है कि वो इस तरह के कार्यक्रम लेकर युवाओं के बीच में आई। तो आपको अपनी दृष्टि को सबसे पहले टटोलना कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। आपकी जब तक दृष्टि ठीक नहीं होगी, मतलब आप उसके बारे में वैसा सोचना शुरू नहीं करेंगे, नजर का खेल है ना, आपको नजर का फर्क है, आप चीजों को उस तरीके से देखिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब भी भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा या हम भारतीय दृष्टिकोण से कलाओं की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो हम लोग बात करते हैं, तो हम 2000 साल की जो लिखी हुई हमारे पास हिस्ट्री है, इतिहास है, हम सब कुछ उसी में बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारी वैज्ञानिक परंपरा है इतिहास लेखन की 2000 साल की। हम जो कुछ भी बात करते हैं उसी में बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पूरी दुनिया में यूरोप, अमेरिका से लेके जो भी पुरानी सभ्यताएं हैं, लोग जो है वहां पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो बहुत ही आदिम अवस्था में थे। ईसा से 500 वर्ष पूर्व भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप देखेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। 500 वर्ष पूर्व, मतलब आज से लगभग 2700 साल पहले हमने कलाओं के बारे में एक विशद ग्रंथ लिख दिया, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। उसमें काव्य शास्त्र, मतलब जो आपका साहित्य है उससे संबंधित, नाट्य से संबंधित, संगीत से संबंधित, मूर्ति कला से संबंधित, जितनी भी कलाएं हैं उनसे संबंधित विशद, छोटा मोटा नहीं कि 10 पेज की किताब है, 200 पेज की किताब है, 36-37 अध्यायों में, जिसमें करीब 7 अध्याय जो है अकेले म्यूजिक पर है, संगीत पर है, 5 अध्याय अकेले नृत्य पर है। तो इतना बड़ा ग्रंथ हमने 2700 साल पहले लिखा। हम वो भारत है जहां हमने 2700 साल पहले ये जो आप देख रहे हैं म्यूजिक, ये हमने बहुत पहले लिख दिया, बता दिया ये है म्यूजिक। हमने 2700 साल पहले वो लिखा, वो काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने उसको पढ़ा ही नहीं, ना हमने अपने विद्यार्थियों को बताया। हम सिर्फ कहां फंस गए, बॉलीवुड म्यूजिक। हमारे लिए संगीत का मतलब फिल्म संगीत, उसके इतर हमने देखने की कोशिश नहीं की, जबकि उससे बहुत अच्छा संगीत आज मौजूद है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि भारतीय संगीत बहुत अच्छा है और पश्चिमी संगीत खराब है। संगीत संगीत होता है, चाहे कोई भी संगीत हो, उसमें भी 7 स्वर होते हैं, सब अच्छा है। लेकिन हमें अपना भी जानने का अधिकार है, हम अपना भी जाने, हमने क्या किया वो भी जाने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कलाओं की बात होगी तो आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को याद करना पड़ा। और मैं बताऊंगा, 9वीं-10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त, जिनने दशरूपक नाम से ग्रंथ लिखा, जो नाटकों के ऊपर इतनी बड़ी किताब है कि उसके अंदर सब कुछ है जो भी हो सकता है। उसी तरह से नंदिकेश्वर का नाम आप नोट भी कर सकते हैं। नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण लिखा, जिसमें एक्टिंग, अभिनय से संबंधित जो बात है वो पूरी उसमें। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जब भी आप कलाओं की बात करेंगे तो भारत में कलाओं की बहुत संपन्न परंपरा रही है और उसमें सब कुछ है।
कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही है। बस आपको अपनी दृष्टि को ठीक करना है, आपको पीछे मुड़ के देखना है जो हम कर चुके हैं। अब यदि आप दृष्टि की, जब भी आप भारतीयता की बात करेंगे तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है, जो समस्या आई है, वो समस्या क्या आई है आप समझें, उसको समझ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या कहां पर आ गई? सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो हमारा कालबोध है, कालबोध मतलब समय का ज्ञान, हमारा समय का ज्ञान गड़बड़ हो गया, वहां से सब चीजें गड़बड़ हो गई। समय क्या है? जैसे आप लोग सब लोग टाइमलाइन शब्द से सब परिचित हैं। टाइमलाइन जानते हैं आप लोग? टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन नहीं, टाइमलाइन जैसे जो इतिहास के विद्यार्थी हैं ये समझते होंगे कि इस सन में ये हुआ, फिर इस सन में ये हुआ। जैसे हम एक पूरी टाइमलाइन बना लें कि सन 2000 से लेके सन 2022 तक, तो हर साल का एक साल है, उसमें ये इवेंट हुआ, ये हुआ। फिर जैसे आप अपने जीवन की एक टाइमलाइन बनाएं कि मैं इस समय पैदा हुआ, फिर मेरी 5वीं इस वर्ष में हुई, तो एक लाइन बन जाएगी और उस लाइन में आपके साल लिखे रहेंगे और इवेंट लिखा रहेगा, है ना? वही आपको फेसबुक पे भी टाइमलाइन दिखती है, सब दिखाते हैं ना टाइमलाइन। वो टाइमलाइन क्या है? वो आपका पूरा जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो टाइमलाइन कैसी होती है? एक सरल रेखा में होती है, एक सीधी लाइन है, उसमें आपने कहा 2000 से लेके 2022 तक, जबकि समय ऐसा नहीं है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। समय जो है वो ऐसा लीनियर, एक ऐसा सरल रेखा में नहीं चलता। समय जो है वो गोल गोल घूमता है, सर्कुलर। तो दो तरह के का कालबोध है, एक लीनियर और एक सर्कुलर। जो भारतीय परंपरा है वो सर्कुलर टाइम की है। आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ ही नहीं सकते यदि आपका कालबोध ठीक नहीं है। आप समय को यदि नहीं समझते तो वो आपके लिए सब कोई मामले ही नहीं रखते। हमारा जो कालबोध है वो ये है कि हम, जैसे घड़ी है, घड़ी ऐसी सरल रेखा में नहीं चलती। घड़ी कैसे चलती है? गोल घूमती है। तो हमारा जो कालबोध है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें तो आपको जीवन में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये कोई बताएगा भी नहीं, ये किताबों में भी नहीं। जो हमारा कालबोध है वो कहां से आया? घड़ी ऐसे गोल गोल क्यों घूमती है? किसी ने ऐसी घड़ी क्यों नहीं बनाई जो ऐसी सीधी चले कि यहां 1 लिखा है, यहां 12 लिखे हैं? ऐसी घड़ी क्यों नहीं बनी? घड़ी ऐसी गोल क्यों घूमती है? क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें सर्कुलर का महत्व है। कैसे, क्यों है? वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? सूरज का चक्कर लगाती है कि उसको सरल रेखा में क्रॉस करती है। सूरज कहां का चक्कर लगाता है? आकाश गंगा कहां का? तो जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी आपकी सृष्टि है, जो पूरा जो यूनिवर्स है, वो सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा समय क्या होगा? चक्करदार होगा, लीनियर नहीं होगा। इसको समझने की जरूरत है। इसी से सब विसंगतियां आती हैं, इसी से पूर्वी और पश्चिमी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो पश्चिमी परंपरा है वो समय को रेखिक मानती है, हम रेखिक नहीं मानते, हम सर्कुलर मानते हैं। और सर्कुलर ज्यादा साइंटिफिक है कि नहीं? आप बताइए। पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाकर एक साल पूरा करती है और फिर चक्कर लगाने लगती है। ऐसे जीवन है, जीवन एक नहीं है, जीवन हजारों है, अनंत है। हम एक बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उसके बाद हम फिर से जन्म लेते हैं। तो यहां से डिफरेंस शुरू हो जाता है। इसको समझना जरूरी है। इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो आप फिर जो है एक खास तरह की दुनिया में रहेंगे और आप वो समझ नहीं पाएंगे जो ऋषि मुनि पूरा संसार आपको समझाना चाहता है।
इसलिए सबसे पहले काल को समझना जरूरी है। ये जो मैंने बताया ये समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया हो तो अभी मुझे बताएं तो मैं फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा। आया? तो हमारा समय कौन सा है? सर्कुलर टाइम में हम जी रहे हैं, क्योंकि देखिए घड़ी में भी एक दिन पूरा गुजरने के बाद फिर दिन शुरू होता है और फिर हम गोल घूम के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, ये साइंटिफिक है। लीनियर टाइम साइंटिफिक नहीं है। और विडंबना ये है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो सब लीनियर टाइम के हिसाब से हो रही हैं, इसलिए हम परेशान। इसीलिए हमने कभी इतिहास नहीं बनाया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये फिर से होना है, तो हमने कभी इतिहास बनाया ही नहीं। भारतीय परंपरा में इतिहास कभी नहीं बनाया गया। ये पश्चिमी परंपरा है जिन्होंने इतिहास बनाया। 2000 साल की रिटन हिस्ट्री जो है, उसके अलावा हम कुछ, उसके अलावा ना आगे ना पीछे कुछ नहीं है, उसी पर लेके हम सब बात करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। 2000 साल पहले भी समय था और 2000 साल बाद भी समय रहेगा। तो आपको उस समय को जानने, उसका जो कालबोध है उसको समझना जरूरी है। भारतीय दृष्टि के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए आपको अपना कालबोध सुधारना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कई जन्म हैं, कई योनियां हैं, कई, क्योंकि हमारी धारणा, हमारा पूरा अपराध है, हम दूसरे तरीके से सोचने वाले लोग हैं। और विडंबना यह है कि इस समय हमें लगता हमारा एक ही जन्म है, इसी में हमें फरारी खरीदना है, इसी में हमें बंगला बनवाना है, इसी में हमें IAS बनना है, इसी में सब कुछ करना है और इसी से सब विसंगतियां आती हैं। अरे एक जन्म नहीं, हजारों जन्म है आपके। हमें ये लगता है कि बस ये जो हमारा जन्म है, बस इसमें ही हमें सब कुछ कर लेना है। तो आपको कालबोध होना जरूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप, और यहीं से फिर दूसरे प्रश्न आना शुरू होते हैं कि आप पृथ्वी पर क्यों आए, आपके पहले का क्या था और अब बाद में आप क्या करेंगे, क्या होगा। यहां से प्रश्न शुरू होते हैं। यदि आपका कालबोध ठीक है, आप सर्कुलर टाइम में जी रहे हैं, और यदि आप रेखीय समय में जी रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका सब डिसाइडेड है। फिर तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आप एक तो कालबोध को समझिए, काल के बारे में चिंतन कीजिए, समझिए कि एक ये है। दूसरी बात यह है कि जब भी कलाओं की बात होगी, क्योंकि कला चाहे संगीत हो, चाहे एक बहुत अच्छी पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, मूर्ति हो, इन सब में कल्पना का समावेश होता है। बिना कल्पना के कला संभव नहीं। कला का और कल्पना का रिश्ता है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। जब आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, तब कला का सृजन होगा। जैसे AR रहमान से पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये जो आपने गाना लिखा जय हो और इसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया, तो उनसे कहा कि ये आप कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि मैं तो रोज शाम को 7-8 बजे के बाद म्यूजिक कॉम्पोजिशन के लिए बैठता हूँ। मैं अपना बाजा लेके बैठ जाता हूँ और सवेरे 3-4 बजे सवेरे तक बैठा रहता हूँ, पूरी रात बैठा रहता हूँ। लेकिन यदि कोई फैक्ट्री होती तो रोज गीत बन जाती, रोज धुनें बन जाती। उन्होंने कहा वो तो एक अवस्था होती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके दिमाग में कुछ सृजन होता है जिसको हम कला कहते हैं, तो वो गाना साल में एक आध ही बनता है, ऐसे रोज रोज नहीं बनता। उसमें आप क्या करते हैं, आपका जो परम सत्ता है, जो जिसको हम ईश्वर करें, जो भी कहें आप,
उससे आपका संपर्क हो जाता है उतनी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, और एक बहुत अच्छा कला रूप आपके अंदर सृजित हो जाता है। उन्होंने ये कहा कि जब हम कनेक्ट कर जाते हैं तब कला का जन्म होता है। एक अच्छी कविता लिखने वाला भी यही कहता है। आपको मालूम है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जो रामचरितमानस लिखी है वो कब लिखी, उनकी एज क्या थी मालूम है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की उस समय उनकी उम्र क्या थी? 79 ईयर। 79 ईयर में अभी अपने यहाँ क्या हो रहा है, लोग दवाइयां खोजते हैं कि भैया ब्लड प्रेशर की खा ली, तब बीपी की रह गई कि शुगर की रह गई। आप सोचिए उन्होंने क्या कला की रचना की कि वो करोड़ों लोगों की प्रार्थना बन गई। वो ऐसी कला जो प्रार्थना बन गई, मतलब कला का स्तर देखिए आप कि वो प्रार्थना बन गई। मतलब आप संगीत की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, तो हम रोज 2 कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन उसका क्या सेंस है? हजारों कविताएं हमने लिख दी, लेकिन एक भी कविता प्रार्थना नहीं बन पाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कला ईश्वरीय देन है, चाहे संगीत हो चाहे कोई भी कला, उसमें जब तक कोई दिव्य तत्व की अनुभूति कलाकार को, सृजक को नहीं होती, तब तक वो कला नहीं है। वो कला का एक कोई बहुत भोंडा सा निम्नतम रूप है, लेकिन उत्कृष्ट कला का रूप वही है जिसमें कोई दिव्य तत्व, जहां ईश्वर से जुड़ने वाली जो चीज है वो आपकी कला में आ जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे आप भीमसेन जोशी जी को ले लें जो बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिक वाले लोग हैं, या और भी लोगों को, तो वो यही कहेंगे कि कला कोई फैक्ट्री का सामान नहीं है कि हम रोज गाते रहें, रोज गाने बनाते रहें, रोज धुने बनाते रहें। वो तो कभी कभार एक आध बनता है। इसलिए कला को समझना जरूरी है। दूसरी चीज, मैं एक और बात आपसे यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे ऊपर पश्चिम का प्रभाव रहा। आज हम जो कपड़े पहने हुए हैं पश्चिमी हैं, हम जो ये माइक्रोफोन से बोल रहे हैं सब पश्चिम का प्रभाव है हमारे ऊपर। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो भारतीय होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, भारतीय दृष्टि में ही कहा गया है कि जीवन परिवर्तन का रूप है, हमें समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा, हमें चीजों को अपने एडॉप्ट, हमारी संस्कृति चीजों को अपनाने वाली है, चीजों को स्वीकार करने वाली संस्कृति है। उसमें तमाम जितनी भी संस्कृतियां आई हमने उनको स्वीकार किया, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो भारतीय होना चाहिए। हम जो चीजों को देखें, जो हमारा जहन है, हमारे अंदर जो है वो भारतीयता होना चाहिए, और हमें चीजों को भारतीय तरीके से सोचना चाहिए। और भारतीय तरीके से सोचने के लिए सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कालबोध, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि समय को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आप समय समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि जो विसंगतियां आई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे साथ काम हुआ है, वो सिर्फ समय को ना समझने के कारण हुआ, क्योंकि हमने समय को लीनियर समझा है, जबकि समय सर्कुलर है। और कोई आपके मन में यदि कोई सवाल हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना रहे हैं, तो जैसे हम लोग अपने भारतीय संगीत को सुनते हैं, तो जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल जो होता है तो बोलते हैं कि कैसा गाना सुन रहे हो, कुछ अच्छा लगाना चाहिए तुमको। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका क्या नाम है? साक्षी सोनी। साक्षी, देखिए साक्षी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब आप किसी चीज का स्वाद ही नहीं जानते तो आपके लिए तो वो सब कुछ एक बराबर है।
क्लासिकल म्यूजिक को समझना ही बहुत कठिन काम है जब आप उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि वो उसका नाम है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय मतलब शास्त्र पर आधारित संगीत। आप जो संगीत सुन रहे हैं वो पॉपुलर म्यूजिक है, उसको बोलते हैं लोकप्रिय संगीत। लोकप्रिय संगीत जल्दी से कानों में चढ़ जाता है, आप सुनते हैं वो हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको विस्तार देकर मैं बताऊंगा आपको। भारत में जो हमारे शास्त्रीय गायन की या वादन की जो परंपरा है उसमें रागों का समय निश्चित है। रागों का समय निश्चित है। सवेरे गाए जाने वाले राग अलग हैं। 10 बजे जैसे पूरा जो हमारा 24 घंटे का समय है उसको 8 पहरों में बांटा गया। 8 पहर है। 8 पहर में हर पहर के राग अलग अलग। जैसे सवेरे गाए जाने वाले राग बिल्कुल अलग है। सवेरे भैरव गाया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे सूरज चढ़ जाता है तो दूसरे राग गाए जाते हैं, फिर दोपहर में दूसरे गाए जाते हैं, शाम को दूसरे गाए जाते हैं, रात को गाए जाने वाले राग बिल्कुल अलग अलग। तो इसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये हवा में नहीं है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ है। आप संगीत वालों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ये सवेरे के राग हैं, ये शाम, और उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब कोई ये लफाजी नहीं है। इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किया कि सवेरे का राग शाम को गा के बताया, तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जम नहीं रहा। इसका कारण ये है कि हमारी जो मन स्थितियां हैं, हमारी जो क्या होता है जब आप सवेरे उठते हैं, जैसे सवेरे उठते हैं आप, तो आपकी जो बॉडी, आपकी जो शारीरिक है और जो मन है, इनकी 2 स्थितियां होती हैं। आप थोड़े अलसाए हुए रहते हैं, आपके अंदर एक स्लोनेस रहती है। आप उठते ही साथ एकदम 50 किलोमीटर की गति से नहीं भागने लगते, आप धीरे धीरे उठते हैं। आपका मन भी वैसे ही रहता है, आप कुछ सोचते हुए धीरे धीरे आना। तो सवेरे के जो राग है वो ऐसे राग हैं जो बहुत ठहराव वाले राग है। उसमें जो स्वर है वो बड़े वैसे स्वर है, जैसे भैरव है, भैरव सवेरे गाया जाता है, 4 बजे भैरव गाया जाता है, तो जिसमें वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मन स्थिति से वो कनेक्ट होते हैं। फिर आप धीरे धीरे रवानगी में आते हैं, फिर आप धीरे धीरे चैतन्य होते हैं, फिर आप 10-11 बजे फिर थोड़े से ठीक हो जाएंगे, नाश्ता वास्ता चाय करके आप फिर थोड़े ठीक ठाक नहा धो के तैयार होते हैं, तो फिर आपकी मन स्थिति बदल जाती है। तो जो राग है, जो म्यूजिक है, उसका आपकी मन स्थिति से संबंध है, साइकोलॉजी से संबंध है। आप देखिए म्यूजिक में जो डिवीजन है वो ऐसा क्यों किया गया? रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, डांस वाले, नृत्य प्रधान, ये वो 50 प्रकार का एक डिवीजन है। क्यों है? क्योंकि वो आपके मन को प्रभावित करता। संगीत जो है वो इतनी, मतलब इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो है संगीत। वो आपकी मन दशा बदल देता है। इसका उदाहरण ये है कि यदि आप तालिबान की बात करोगे, यदि आप आतंकी संगठनों की बात करोगे, तो उन्होंने म्यूजिक पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि यदि हम यहाँ म्यूजिक बजाएंगे तो हमारे जो आतंकी हैं वे प्रभावित होकर वापस ना लौट जाएं। इतना पावरफुल है संगीत, तो इसलिए उन्होंने बैन लगाया हुआ है। वो वहां संगीत नहीं बजा सकते आप, क्योंकि हमने तो आपका ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है कि आपको तो सुसाइड बॉम्बर बना दिया है, आपको तो भीड़ में जाके बम विस्फोट करना है। तो यदि हम म्यूजिक सुना के तुम्हारा मन भी बदला जा सकता है। इससे रिलेटेड एक बात यह है कि जो उपचार होता है म्यूजिक थेरेपी, आप देखिए गूगल करिए, म्यूजिक थेरेपी है, आपको विशेष प्रकार के राग सुनाए जाएंगे तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये साइंटिफिक है, मतलब ये कोई मतलब मिथ्या बात नहीं है, कोई लफाजी नहीं है। ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटल है और इस पर प्रयोग चल रहे हैं, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। और तो और जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे एक अभी बहुत एक खबर एक छपी थी जिसमें यदि भैंसों को
एक खास राग या एक ये सुनवाया गया गाना तो उनका दूध का उत्पादन बढ़ गया। तो मतलब जानवरों पर भी उसका असर होता है, पेड़ पौधों पर। तो उन्होंने किया था जो बोस जगदीश चंद्र बसु ने संगीत का प्रयोग किया था, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आप संगीत को भी अच्छे से समझें, संगीत को समझ के यदि आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सर जो तानसेन थे, हाँ अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब वो दीपक राग गाते थे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, हाँ और उसके जस्ट बाद फिर मेघ मल्हार गाया जाता था। तो सर क्या वास्तव में ऐसा होता रहा? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ये एक आप साइंस के स्टूडेंट हैं क्या? यस सर, अभी तो आर्ट्स का हूँ। नहीं, अभी नहीं, पहले थे क्या? Yes, sir. तो आपने रेजोनेंस पढ़ा है क्या? Yes, sir. अनुनाद। Yes, sir. रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि यदि कोई फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, जैसे कांच की फ्रीक्वेंसी पर आप आवाज करें तो कांच टूट जाता है, तो जब कांच टूट सकता है तो अग्नि भी प्रज्वलित हो सकती है ना? तो ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्योंकि संगीत की बात चल रही है तो एक और चीज, एक जानकारी आपको दे दूं। बैठिए, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो ये हो सकता है और ये साइंटिफिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि तानसेन के पहले, तानसेन के गुरु कौन थे? किसी को मालूम? हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी। अच्छा, जो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है उसके जो संस्थापक हैं, मतलब जिन्होंने बांके बिहारी कहते हैं, उनसे साक्षात्कार उनका हुआ, स्वामी हरिदास जी जो थे वो तानसेन के गुरु थे। और स्वामी हरिदास जी ने मतलब इतनी करुणा में भजन गाए कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए और आज बांके बिहारी मंदिर को पूरी दुनिया जानती है। तो स्वामी हरिदास जी क्या गाते थे? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा प्राचीनतम संगीत है वो कौन सा है? ध्रुपद। ध्रुपद का नाम सुना आपने? ध्रुपद जो है वो हमारा प्राचीन संगीत है, ध्रुपद और धमार। पहले हमारे यहाँ ध्रुपद की परंपरा थी, लेकिन कालांतर में जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो अरब के लोग आए, वे अपनी कुछ परंपराओं को लेके आए। उसके बाद भारत में ख्याल गायकी की परंपरा शुरू हुई, जिसको हम छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, और ये जो परंपराएं हैं ये हमारे ऊपर अरबी प्रभाव है। मतलब हमारा म्यूजिक उस समय से बदला। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद हमारा संगीत जो है बदल गया। अब जो शास्त्रीय संगीत में गायन की परंपरा है उसमें ख्याल गायकी प्रमुखता के साथ है, लेकिन इसके पहले हम ध्रुपद गाते थे और ध्रुपद में भगवान के भजन हम गाते थे। और ध्रुपद की परंपरा 3-4 हजार साल पुरानी, वो सामगान से, सामवेद से कनेक्ट करती है। तो हमारी जो प्राचीनतम संगीत की परंपरा है वो ध्रुपद की परंपरा है। और जो स्वामी हरिदास जी गाते थे वो ध्रुपद गाते थे। और ध्रुपद गायकी से दरबार जो शिफ्ट है, मतलब वहां से जो शिफ्ट हुआ वो दरबार गायकी, हवेली गायकी वहां। तो तानसेन उनके शिष्य थे और उन्होंने उनसे सीखा था संगीत। और भी बहुत सारे संगीतकार हुए हैं और आप इस पर पढ़िए, सोचिए और संगीत को, कला को भारतीयता के साथ समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको एक अलग आनंद आएगा। जैसे कि मैं एक अंत में एक उदाहरण देकर जाऊंगा कि अभी तक ये था कि जो सबसे पुराना नाटक है वो ग्रीक का नाटक है। ग्रीक नाटकों की बात होती थी, यूनानी, ग्रीक को हिंदी में हम लोग यूनानी नाटकों की, यूनानी सभ्यता की बात करते हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले जर्मनी में एक पांडुलिपि मिली जो ईसा से 1000 साल पुरानी है। ईसा से 1000 साल पुराना एक नाटक मिला है
जो सबसे पुराना नाटक है, मतलब लगभग 3000 साल पुराना नाटक मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने संदर्भों को खोजेंगे पुराने, तो आपको ये मिलेगा कि हम लोग बहुत संपन्न लोग थे और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत